हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, है ना, और सबको शुभकामनाएं और सबका स्वागत, सबका साथ, सबका विकास। आप सभी का फिर से एक बार कन्हैया एजू सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, चल रही थी अपनी कुछ शिक्षण विधियां जिनके ऊपर अपन कुछ क्या कर रहे थे दोस्तों, चर्चाएं कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अपनी चर्चाएं चलती रहती है और हर सेशन चल रहा है ना। बहुत सी मजबूत तैयारी तो अपन ने कब कर ली थी दोस्तों, रीट वैक्सीन के अंतर्गत ही कर ली थी। रीट वैक्सीन के बाद में ना अपन वापस तैयारी में लगे हैं। तो कुछ चीजें जो रीट वैक्सीन में अपन नहीं कर पाए, जो 2100 प्रश्नों में रह गई थी, उनके ऊपर भी अपन चर्चाएं करते हैं। थोड़ा आराम आराम से अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन आप सब लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और हर बार की तरह मैं आपको न्यूज देने वाला हूं कि गुरु पूर्णिमा यानी कि 24 तारीख के दिन सुबह से रहेगी आपकी क्लास। टाइम रहेगा लगभग 5:30 बजे से लेकर के, है ना, कितनी बजे तक चलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सभी विषयों में आते हैं, उन विषयों के ऊपर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। चाहे, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम विस्तृत तरीके से अपन चर्चाएं करेंगे। 2-4 घंटे जितने भी होगा अपन साथ में रहेंगे और बातचीत करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये मेरी तरफ से एक उपहार रहा आपको, है ना, ताकि एक बार में बहुत सारे टॉपिक आप में रिवीजन करवा दूंगा। तो है ना, 24 तारीख को सुबह आप सब नहा धो करके ना आराम से तैयार रहना। मैं गिफ्ट लेकर के आपके मोबाइल के अंदर पहुंचने वाला हूं दोस्तों, है ना। चर्चाएं करेंगे, अपन आगे आगे चलते रहेंगे दोस्तों। हर बार की तरह मैं आपको कहता भी रहता हूं कि दोस्तों मेरी है ना भाई, मैं आपको कहता हूं कि मेरी मात्राओं की मिस्टेक बहुत भारी है। हो सकता है मैं कोई वर्ण अशुद्धि भी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन ये बात मानते हो कि उन गलतियों से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि मेरी गलतियों को देख करके आप गलतियां नहीं करोगे। मात्राओं की मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं। वहां पे एग्जाम में जाकर के आपको कोई लिखना नहीं है, वहां पे उत्तर की आपको पहचान करनी है। मानता हूं ये एक टीचर की कमी है जो नहीं होनी चाहिए, होगी तो होगी, मैं क्या करूं। इसीलिए मैं छोटे बच्चों को कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता, इतनी मिस्टेक। आज किसी बच्चे का एक दो बच्चे के मुझे कॉल आए थे, तो मुझे वो कह रहे थे इस चीज को लेकर के कि गुरुदेव जो है ना, इस तरीके की एक टीचर को, है ना, शोभा नहीं देती मात्राओं की। क्या आप, ये सभी पूछा था मुझे, आप क्या करते, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, आप क्या करते हो। मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, डरा क्यों रहे कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आप टीचर तो लगते नहीं हो। कि क्या हो गया कि नहीं, ऐसे टीचर के, है ना, क्या बोलते हैं वो, एक पर्सनैलिटी या मुझे तो लक्षण बोले थे, कैसे टीचर के लक्षण नहीं हो सकते, जैसे, है ना, आप बार बार बॉडी दिखाते हो, बाल दिखाते हो, और क्या कहते हैं, इतनी मात्राओं की मिस्टेक होना, भरपूर हैंड राइटिंग का खराब होना, टीचर की तो नहीं लगती है। आपका वाचन कौशल बहुत अच्छा है। मैंने कहा गुरुजी आप तो केवल ये बताओ कि अब मेरे अंदर 100 कमी है, मैं मानता हूं आपने जो बताई वो सारी कमी होगी, वो एक टीचर की पर्सनैलिटी होगी। मैं किसी विद्यालय का टीचर नहीं हूं जो मैं मेंटेन करूं या मुझे देख करके आप अनुकरण करके बिगड़ जाओगे। आप ऑलरेडी मेच्योर, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है 100% आपको पहले से पता है। मेरे कुछ करने नहीं करने से आपको बदलने वाले नहीं हो। दूसरी बात ये रही कि मेरे कंटेंट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कितनी मात्राओं की मिस्टेक है, क्योंकि मेरे हर अक्षर में मात्राओं की मिस्टेक है, लेकिन यह भी मेरा दावा है कि रीट में 50 प्रश्न में शिक्षण वीडियो की भी आपके सही करवा दूंगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, वह ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नहीं मैं कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कोई हिंदी, संस्कृत, समाज संधि तो पढ़ा नहीं रहा हूं जो मात्राओं की मिस्टेक कर दी तो कोई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि मैं आपको संस्कृत आते हुए भी नहीं पढ़ाता हूं। क्यों नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मात्राओं की मिस्टेक भरपूर, ये कमी रह जाती है। मैं कर रहा हूं, दूर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, है ना। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव भी नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, आपने मुझे सुझाव दिया, इस सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। लेकिन कुछ चीजें होती है ना भाई, हाँ, कब किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना, इस चीज का भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। और वैसे मैं कौन सी बॉडी बता रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई ना। टी शर्ट पहन के आता हूँ नॉर्मल, मैंने ऐसा तो है नहीं कोई शर्ट खोल के ना आपको, है ना, मेरा कोई 6 पैक बने हुए हैं देख करके, है ना, वो कर रहा हूँ, है ना, कोई सेलिब्रिटी वाला काम थोड़ी कर रहा हूँ कि आपके कपड़े पहनने भी गुनाह है क्या एक टीचर के लिए, है ना भाई। अपने कोचिंग का टी शर्ट पहन के आ रहा हूँ मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी के दिखावे के लिए नहीं करता हूँ। आप सबको पता है कि मैं टीचिंग को छोड़ने के बाद भी, टीचिंग के अलावा मैं सारे के सारे प्रोग्राम स्टेज के करता हूँ। मुझे उसके अकॉर्डिंग भी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जब अपन 4 काम करते तो सबके काम के अकॉर्डिंग, कल मैं ऐसे करता हूँ, कल मैं एंकरिंग करने के लिए जाऊंगा, टीचर बन करके मुझे कौन बुलाएगा दोस्तों। मैं कॉमेडी शो करने के लिए जाऊंगा, कौन बुलाएगा। पोइट्री शो करने के लिए जाऊंगा, कौन। मोटिवेशनल सेमिनार में कौन बुलाएगा। अपनी पर्सनैलिटी मुझे हर एंगल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करनी पड़ती है दोस्तों, रखनी पड़ती है। शुक्र मानो कि मैं हाथ गले में कुछ पहन के नहीं आ रहा हूं, बाकी मैं 2 किलो वजन तो हाथों गलों में पहन के आ जाता हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों के लिए कंटेंट मायने रखता है, बाकी कुछ भी आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता हूं। हाँ, कंटेंट में कहीं कमी आ रही है बिल्कुल आप मुझे बोलिए। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, ये तो इन चीजों से मैं नहीं मानता हूं कि भाई कंपटीशंस की लाइन में इन चीजों को लेकर के कोई फर्क पड़ने वाला है। खैर छोड़िए, ये बातें होती रहेगी। पहला प्रश्न आज का आपके सामने यह रहा दोस्तों, एक बालक पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पाता है
छात्र की अधिगम संबंधी या किस प्रकार की समस्याएं हैं। यह कह रहा है कि एक बालक जो है ना वो पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब पेंसिल उसके अंगुलियों में कहीं ना कहीं नहीं आ रही है। तो ये जो बालक के अंतर्गत समस्या उत्पन्न हुई है, ये किस प्रकार की समस्या है दोस्तों। ये कह रहा है भाषा कौशल संबंधी समस्या है, अवधान संबंधी समस्या है, गामक कौशल संबंधी समस्या है, या अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्या है। किस प्रक्रिया से, पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए भाषा कौशल संबंधित समस्या हो नहीं सकती, पेंसिल पकड़ने से भाषा संबंधी के कोई लेना देना नहीं है, इस ऑप्शन को मैं काट देता हूं। अवधान संबंधी, हाँ अवधान आ रहा है, लेकिन शिक्षण में पेंसिल पकड़ने से सारी तरफ से अवधान नहीं आ रहा है, शिक्षण में कोई अवधान नहीं आ रहा है, लिखावट में अवधान आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती। गामक को एक बार मैं डॉट करता हूं। अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्या, हाँ अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्या भी है कि बालक अगर पकड़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा, अधिगम नहीं हो पा रहा है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसने ऊपर दे रखा है गामक कौशल संबंधी समस्या। गामक का मतलब जो होता है दोस्तों, जिसको आप नॉर्मली भाषा में जिसको आप क्या कहते हो, शारीरिक कहते हो ना दोस्तों, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, गामक कहते हैं। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा वो कौन सा निकल जाएगा, गामक कौशल संबंधी समस्या। यह एक प्रकार की शारीरिक समस्याएं हैं कि बालक किसको नहीं पकड़ पा रहा है, पेंसिल को उचित ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, सी वाला जो होगा वो क्या निकल जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये लीजिए, आज भी मैं बहुत सारी सूचनाएं दूंगा आपको। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। क्या प्रश्न पूछा है इसने, किसका क्रम पूछा है दोस्तों, है ना, इसने किसका क्रम पूछा है, श्रवण कौशल। कौन से कौशल के लिए पूछा है दोस्तों, श्रवण कौशल के लिए पूछा है ना। ये कह रहा है श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। श्रवण कौशल को सीखने का सही क्रम क्या होगा, इसने दे रखा है पहले ध्वनि कानों तक पढ़ना, मतलब पढ़ना नहीं है, यहाँ पे पढ़ना है ना, हालांकि गलतियां बहुत होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां मैं भी निकाल लेता हूं। ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर उसका प्रयोग करना, फिर अर्थ ग्रहण करना, है ना, या पहले अर्थ ग्रहण करना फिर ध्वनि का कानों तक पढ़ना। ये पढ़ना की जगह पे सब जगह पढ़ना कर देना भाई, पढ़ना। वैसे उस बच्चे ने सही कहा था वैसे, है ना, अर्थ ग्रहण ध्वनि कानों तक पढ़ना और प्रयोग करना, या फिर पहले प्रयोग कर लेना, फिर ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण करना, फिर ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण करना, या फिर प्रयोग करना। अब ये बातें आ रही है कि भाई इनमें से सही क्रम कौन सा है। पहले क्या होता है, पहले बालक अर्थ ग्रहण करता है, प्रयोग करता है, या ध्वनि कानों तक आती है। तो सामान्य दिमाग लगाइए, सबसे पहले तो ध्वनि कहां आएगी, आपके श्रवणेंद्रियों तक आएगी। मतलब पहले तो ध्वनि कहां पढ़ने वाली है, आपकी कानों में पढ़ने वाली है। यानी कि अपन सबसे पहले जो काम आएगा इसमें क्या आएगा, ध्वनि का कानों में पढ़ना, ध्वनि का कानों में पढ़ना। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्वनि का कानों में पढ़ना, क्योंकि पहले ध्वनि आपके कानों के अंतर्गत आएगी। अब पहले आप सुनोगे, अब ध्वनि आपके कानों में पड़ गई तो दूसरे नंबर पर क्या करोगे, उसका अर्थ ग्रहण करोगे कि ये के क्या रही है। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ ग्रहण आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, उसका अर्थ ग्रहण। पहले का ध्वनि का कानों तक पढ़ना, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, इसका अर्थ ग्रहण, और तीसरे नंबर पर जो आ जाएगा फिर क्या करोगे, उसका प्रयोग करोगे। मतलब पहले तो ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी, पहले तो आप उसको सुनोगे, और सुनने के बाद क्या करोगे, ध्वनि आपके कानों में आएगी तभी तो इसका अर्थ ग्रहण करोगे ना, ये ध्वनि कहना क्या चाह रही है दोस्तों, है ना। फिर अंत में क्या आ जाएगा, इसका प्रयोग आ जाएगा। हैंडल मंगवा देना फिर ना, इसमें क्या आ जाएगा, आपका प्रयोग आ जाएगा। तो कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, और अंत में क्या आ रहा है, आपका प्रयोग करना। अब ये मिला लो, ये कहां है, कानों तक पढ़ना सबसे पहले कहां लिखा हुआ है ना, सबसे पहले दो जगह लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। चलो एक एक नंबर पे सेम है, दूसरा नंबर वाला पकड़ो। अर्थ ग्रहण दूसरे नंबर पर कहां है, यहां पे क्या लिखा है, प्रयोग लिखा है, यहां पे है अर्थ ग्रहण और प्रयोग। ये वाला सही हो जाएगा आपका डी वाला। ये देखिए, सबसे पहले ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर उसका अर्थ ग्रहण करना, फिर उसका प्रयोग करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी जो होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। श्रवण कौशल के अंतर्गत पहले ध्वनि आपके कानों तक आती है, उसके बाद में आप उसका अर्थ ग्रहण करते हो, उसके बाद में ही उसका क्या करोगे, प्रयोग करोगे। यह श्रवण कौशल को विकसित करने का एक क्रम माना जाता है कि इसके आधार पर श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास। क्योंकि पहले देखो, बालक जब छोटा होता है उसके कानों में कई प्रकार की ध्वनियां गिरती हैं, अलग अलग प्रकार की। वो सारी की सारी ध्वनियां उसके लिए निरर्थक होती हैं। कैसी होती है भाई, निरर्थक होती है, कोई अर्थ वाली नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, फिर उसके कानों में जो ध्वनियां पड़ती है उसका अर्थ समझने लगता है। जैसे पहले आप छोटे बालक को, 3 महीने वाले को भी कहते हैं ना, पापा कहां है, पापा है ना, पापा को दिखाते, 3 महीने वाला बालक कुछ नहीं समझ रहा है उसके लिए ना। छोटे बच्चों के सामने आप हरकतें करो ना, अपन खुद बेवकूफ बन रहे हैं, उसको कोई पता नहीं चल रहा है।
है ना, वो केवल देख रहा है पापा कहाँ है, पापा, ध्वनि उसके कानों में जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि पापा क्या। लेकिन जैसे जैसे बालक जैसे जैसे बढ़ने लगेगा ना, तब तो उस अर्थ के साथ में प्रत्यक्षीकरण लगेगा, पापा मतलब पापा ये रहे, उनको देख करके लगेगा कि पापा ये। अब उसने अर्थ ग्रहण कर लिया। अब जैसे उसको वो आदमी दिखेगा, वो शख्स दिखेगा, और तुरंत क्या बोल देगा, पापा। यानी पड़ोसी का कोई आदमी दिखेगा ना, उसको देख करके वो नहीं बोलेगा कि पापा, पापा आएंगे तभी वो क्या बोलेगा, पापा। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, अर्थ ग्रहण कर लिया। भाई ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, और अंत में क्या आ जाएगा, आपका प्रयोग करना यहां पे सही हो जाएगा। भाई देखिए, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। किस प्रणाली में पूछा है भाई, समवाय प्रणाली। इस समवाय प्रणाली को हम क्या कहते हैं, एक नाम इसका और याद रखना, इस समवाय प्रणाली को हम कहते हैं सहयोग प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों, सहयोग प्रणाली। और यह सहयोग प्रणाली संस्कृत के अंतर्गत नाटक शिक्षण की एक बेहतरीन विधियों के अंतर्गत आती है, एक अच्छी विधियों के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण की शिक्षा कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान करवाना, या व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान करवाना। तो सबसे पहले तो आप इसके अंतर्गत काट दो कि भी अलग से सैद्धांतिक ज्ञान जो है समवाय विधि के अंतर्गत नहीं करवाया जाता है ना, अलग से कोई व्याकरण इसके अंतर्गत नहीं पढ़ाई जाती। तो डी वाला ऑप्शन तो पहले ही अपना कट गया। अब बचते सी वाला, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना। देखिए, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर के व्याकरण का जो शब्दों का जो ज्ञान करवाया जाता है, व्याकरण सम्मत भाषा का जो ज्ञान करवाया जाता है, वह करवाया जाता है आपके भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत। किस विधि के अंतर्गत करवाया जाता है दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। लेकिन गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, क्या कह रहे हैं, गद्य पद्य शिक्षण के दान, गद्य पद्य शिक्षण के साथ आप गद्य पद्य बालकों को पढ़ा रहे हो, या तो गद्यांश पढ़ा रहे हो, या पद्यांश पढ़ा रहे हो, कहानी पढ़ा रहे हो, कविता पढ़ा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, उनके साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान देना, बिल्कुल दोस्तों यह समवाय के अंतर्गत होता है। सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना भी नहीं होगा। बी वाला जो उत्तर हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि गद्य पद्य शिक्षण के दौरान, है ना, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षण देना या शिक्षण करवाना क्या हो जाएगा आपका समवाय। अरे यार, आपको समझा देता हूं, जब छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते थे, जब आपको ना अब ये पढ़ाए गए, पढ़ाई गई, कुछ नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको पता है ना छोटी कक्षाओं की, आप संस्कृत उठा करके देखना, छठी क्लास की संस्कृत या तीसरी चौथी में भी कई प्राइवेट स्कूलों में चलती हो संस्कृत, वहां से उठा करके देखना, उसके अंदर ऐसे लिखे हुए होते हैं कि सबसे मान लीजिए कि सबसे पहले स्त्रीलिंग वाले शब्द, है ना, उसमें बस स्त्रीलिंग वाले शब्द भी होंगे, रमा, लता, इस तरीके के शब्द ही होंगे। अब देखो, पढ़ा तो उनको क्या रहे हैं, गद्य शिक्षण पढ़ा रहे ना, उसके साथ में स्त्रीलिंग शब्द नहीं, स्त्रीलिंगों का ज्ञान करवाना, एक प्रकार का व्याकरण हो गया, वो ज्ञान उनको कहां दे दिया, साथ साथ में दे दिया। ये कौन सी होगी, आपकी समवाय विधि होगी। जबकि भाषा संसर्ग में क्या होता है, व्याकरण सम्मत भाषा का ज्ञान दिया जाता है कि शब्दों की बनावट, शब्दों की लेखक, कहां पे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, विराम चिन्ह, कोमा वगैरह कैसे लगना है, इस टाइप का जो ज्ञान करवाया जाता है वो कहां करवाया जाता है, भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। ये दो थोड़े बहुत इसके अंतर्गत अंतर है जो पता रखना है। बी वाला यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न आज की कक्षा का। ये क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, उसी विधि का नाम है आपकी भूमिका निर्वाहन विधि या भूमिका निर्वाह, है ना, का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भी, प्राथमिक कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। जैसे रोल प्ले का मतलब क्या हो, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक तरीके से रोल प्ले ही कर रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, टीचर का आपके सामने क्या कर रहा हूं, रोल प्ले कर रहा हूं। हाँ, मेरा रोल प्ले गलत है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी टीचर के अनुसार अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन रोल प्ले कर रहा हूं ना आपके सामने। तो ये कह रहा है भाई भूमिका उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। तो सबसे पहले तो इसको काटो भाई, केवल बच्चों को अभिनय सिखाने के लिए तो रोल प्ले नहीं किया जा सकता, ये तो छोड़ो, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कह रहा है, छोटी कक्षाओं में रोल प्ले क्यों करवाया जाता है ना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। भाई केवल इसलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं कि भाई प्राथमिक स्तर पर रोल प्ले विधि का प्रयोग करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं, कदापि नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा आपका। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, इसको अपन टिक करते हैं। बच्चों को अनुशासित करना, ये भी नहीं है दोस्तों। आप नाटक कराओगे, रोल प्ले कराओगे तो हो सकता है और हल्का फुल्का अनुशासन क्या हो दोस्तों, बिगड़ सकता है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। किसके दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में, है ना, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग व्यवहारिक रूप में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए, यह सिखाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में क्या करवाया जाता है, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले करवाया जाता है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा वो कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, सी वाला उत्तर निकल जाएगा।
है ना दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, घबराए नहीं दोस्तों ऐसे प्रश्नों से। देखिए शिक्षण वीडियो के अंतर्गत कुछ नहीं है दोस्तों, पता नहीं मुझे बच्चे कहते कि सर मेरा सबसे कमजोर पार्ट था, अब मेरा पार्ट ये अच्छा हो गया। शिक्षण विधियां है कमजोर है, आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो ना उसमें सबसे सस्ती शिक्षण विधि ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चे थोड़े ओवर स्मार्ट हो गए ना, उनको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा आता है। कुछ लोग नहीं कहते हमारे जैसे, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे मेवाड़ी में एक कहावत है कि बुद्धि बोझिया मरना। बोझिया मरना का मतलब किसी के दिमाग में अत्यधिक वेट हो गया ना, दिमाग ज्यादा हो गया ना, उनके अंदर वेट बढ़ने लग जाता है, बुद्धि भारी हो जाती है, वो लोग घबराते हैं। अरे भाई घबराओ मत, शिक्षण विधियों को समझने की कोशिश करो, ये पढ़ने की चीजें नहीं है, ये उनकी चीजें नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, ये कभी भी किसी को पता नहीं कि किसका क्या है और क्या नहीं है शिक्षण विधियों में, क्योंकि आजकल के टीचर जितने भी पढ़ाते हैं वो सब गाइडों को देख करके पढ़ा रहे ना, उनको पता ही नहीं शिक्षण विधि क्या है। जैसे उन बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आप टीचर हो या नहीं हो, क्या हो कि नहीं हो, लेकिन मैं उनको बात बता दूं दोस्तों, मैं केवल शिक्षण विधि और मनोविज्ञान क्यों पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि आप चैलेंज कर लेना, जब आपकी नौकरी लग जाए ना, आपकी स्कूल के अंदर बोला देना, मैं एक एक विधि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसका पूरा प्रैक्टिकल करके बता सकता हूं कि प्रैक्टिकली इस विधि को ऐसा होता है। और मेरा चैलेंज है बच्चों के व्यवहार में हैंड टू हैंड आपको परिवर्तन ला करके दूंगा कि ये मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे और लेकर के देख लो मूल्यांकन उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। 100% करा के दूंगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उनको मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके, बच्चों को नहीं टीचरों को, है ना, पूरे इंडिया की लगभग बहुत सारी स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दे देकर टीचरों को ने ये सारी विधि हमने गोट करके पी रखी है ना, एक एक चीज को प्रायोगिकरण कर रखा है। हमें पता है भाई कौन सी विधि से क्या आता है और कौन सी विधि को कैसे प्रयोग किया जाता है ना, पता लग जाता है। सबको कहना आसान है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। अरे पढ़ाने वाले का मेरे चैलेंज, एक पेज दो इनके ऊपर, एक पार्ट दो उनके सामने, इस पार्ट को प्रश्नोत्तर विधि के अकॉर्डिंग बना करके बताओ। चोटी का पसीना है ना एडी तक चला जाएगा, प्रश्न निर्माण नहीं होंगे इनसे कि मैं पूरा का पूरा पार्ट प्रश्नों से कैसे पढ़ाऊं। विधियों का प्रयोग करना खाने का काम थोड़ी है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। इस अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने किसी चीज को पकड़ा है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी देख रहे हो, आप खुद मेरे पढ़ाने के तरीके से या मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने इन विधियों को कितना रट रखा है दोस्तों। एक एक विधि को मैंने ना कक्षाओं के अंतर्गत एक एक प्रणाली का प्रयोग कर रखा है। शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होना, शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होता है। देखिए उपादेयता का मतलब क्या होता है, इसके उपादेयता का मतलब यहां पे गुण से है, और जबकि सीमाओं का मतलब किससे है, दोष से है। देखिए कठिन शब्दों की सरल भाषाओं को भी आप याद रखा करो। उपादेयता शब्द आ रहा है मतलब ये गुण की बात कर रहा है, सीमाओं की बात आ रही है मतलब ये कहीं ना कहीं दोष की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होता है, यानी कि शिक्षण विधि कितनी गुणकारी रही या कितनी दोषपूर्ण रही इसका पता किसके द्वारा लगता है, मूल्यांकन के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों देखिए शिक्षक के द्वारा या शिक्षण के द्वारा नहीं, यह पता लगता है मूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा पता लगता है, मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि आपको पता है मूल्यांकन में जब राष्ट्रीय जो शैक्षिक संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा 3 बातें कही गई थी मूल्यांकन में किस किस की जांच करनी है। एक तो जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए उनकी जांच करनी है, दूसरी क्या जांच करनी है आपको, आपकी शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही और शिक्षण अधिगम कितने प्रभावी रहे, इन चीजों का आपको पता लगाना होता है। तो यहां पे शिक्षण विधियों की बात की गई, तो शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही हैं इसकी जांच किसके द्वारा होगी, तो इसकी जांच जो होगी ना दोस्तों किसके द्वारा होगी, आपके मूल्यांकन के द्वारा होगी दोस्तों। किसके द्वारा होगी, आपको मूल्यांकन के द्वारा होगी। तो यहां पे सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मूल्यांकन के द्वारा आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन की प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु से अधिक महत्ता किसकी होती है। महत्ता से तात्पर्य महत्व से है दोस्तों। यह कह रहा है कि शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु से अधिक महत्ता किसकी होती है, इससे अधिक महत्ता, पाठ्य वस्तु से भी अधिक महत्ता किसकी होगी। ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षक की, विद्यालय की, पाठ्य वस्तु की या उद्देश्य की। तो सबसे पहला सरल दिमाग लगाओ, पाठ्य वस्तु यहां पे भी है, पाठ्य वस्तु यहां पे भी है, इस पाठ्य वस्तु को यहां पे काट दो दोस्तों। पाठ्य वस्तु की इतनी वैल्यू नहीं होती है। पाठ्य वस्तु के अलावा शिक्षक की भी ठीक है, विद्यालय की भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्ता किसकी होती है दोस्तों, उद्देश्यों की होती है। पाठ्य वस्तु से अधिक महत्ता किसकी होती है, तो पाठ्य वस्तु से भी अधिक महत्ता होती है उद्देश्यों की, क्योंकि प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से या सामान्य उद्देश्यों के माध्यम से ही बालक के बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सकता है। बिना उद्देश्य के शिक्षा कैसी होती है, निरर्थक। यह पाठ्य वस्तु भी किसके आधार पर बनी होगी, किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर बनी होगी। तो पाठ्य वस्तु से भी अधिक महत्व किसका हो गया यहां पे, पाठ्य वस्तु से भी अधिक महत्व जो हो गया ना दोस्तों, वो हो गया है आपके उद्देश्यों का यहां पे
हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका डी, उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएंगे आपको सही। मैं तो इतनी बात भी कह रहा हूं दोस्तों, ये भी मैं आपको मतलब कितने, अगर आपके राजस्थान में छोड़ो, इंडिया के अंदर यदि 100% टीचर पढ़ा रहे होंगे ना, 2-3% टीचरों को छोड़ दो, है ना, जो वास्तविकता में नॉलेज भी रखते हैं, मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूं उन टीचरों की, लेकिन जो ये गाइड वगैरह पढ़ा रहे हैं, भले कितने ही लाइव आते हो उनको, लेकिन मेरा चैलेंज है ना, एक पार्ट के ढंग के उद्देश्यों का निर्माण उनसे नहीं हो सकता है। उद्देश्य का निर्माण कैसे किया जाता है उनको पता नहीं है अभी तक। अपन को क्या सिखाया आपने, एसटीसी बीएड की थी, कैसे उद्देश्य का निर्माण करते हैं, बालक फलाने 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 नाम का प्रत्यय स्मरण करेगा, इसके नाम का प्रत्यय भी ज्ञान करेगा, बन गए उद्देश्य। ऐसे बनते उद्देश्य? अरे नहीं बनते हैं दोस्तों। उद्देश्य बनाना खाने का काम नहीं है। पढ़ने के बाद बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसका पता आपको पढ़ाने से पहले लगाना है। बताओ कितना मुश्किल काम है। यानी कि आप ये समझ लो कि शादी के बाद तेरी जिंदगी क्या होगी, इसका पता आपको पहले लगाना है कि शादी के बाद तेरे व्यवहार में इतना भारी परिवर्तन आने वाला है। वो आना ही चाहिए, वो आना भी जरूरी है, कंपलसरी भी है। बताओ कितना मुश्किल काम है, कैसे बता सकते हो। मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी करना हो गया कि एक तरीके से भविष्य बता रहे हो, पहले ये होगा और होगा ही होगा। भविष्यवाणी भी कैसी होती है आपकी, 100% होनी चाहिए कि हाँ ये होगा ही होगा। तो आसान काम नहीं है दोस्तों, ये सारे काम मुश्किल है। ये केवल पढ़ने में, प्रश्नोत्तर सही करने में आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आप विद्यालय में जाकर के प्रैक्टिकली इन चीजों का प्रयोग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तविकता में कितनी महंगी चीज है, कितनी कठिन चीज है। और एक व्याख्यात्मक विधि जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं ना, उसका प्रयोग करने के भी कई नियम में, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, व्याख्यात्मक विधि कैसे पढ़ी जाती है, व्याख्यात्मक विधि का पहला सोपान क्या होता है, व्याख्यात्मक विधि के द्वारा जो है ना पाठ का आयोजन कैसे होता है, पाठ का नियोजन कैसे होता है, पाठ का उपसंहार कैसे निकाला जाता है, ये सारे के सारे नियम है। व्याख्या विधि का मतलब ये नहीं केवल पढ़ दिया व्याख्या सुना दी, व्याख्यात्मक विधि से अपना पाठ पूरा हो गया, नहीं है। प्रत्येक विधि का एक नियम होता है, एक तरीका होता है प्रस्तुतिकरण करने का। तो ये सारी चीजें पढ़ने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली करने में दोस्तों बहुत मुश्किल है। ये देखिए आपका प्रश्न, मूल्यांकन का सीधा संबंध होता है। क्या प्रश्न पूछा इसने पूछा है कि भाई मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, सीखे गए ज्ञान से, उद्देश्यों से, अधिगम अनुभवों से, या उपयुक्त सभी से। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, यह पूछ रहा है कि सीखे हुए मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, सीखे गए ज्ञान से, अधिगम अनुभवों से, या उपयुक्त सभी से। तो मैं दोस्तों पहले ही बता दूं कि ब्लूम के द्वारा जो दिए गए थे ना, दोनों चीज दी गई थी दोस्तों। एक तो दिया गया था दोस्तों मूल्यांकन, क्या दिया गया था, मूल्यांकन, और मूल्यांकन के साथ में एक चीज पाठ योजना में और उसके द्वारा ऐड की गई थी, वो कौन सी की गई थी दोस्तों, उद्देश्य। दोनों चीज उसके द्वारा ऐड की गई थी। तो उसने पहले बताया कि पहले तो आप उद्देश्यों का निर्माण कर लो, और उद्देश्यों का निर्माण करने के बाद में बालकों को क्या दे दो, अधिगम अनुभव दे दो, और फिर उस अधिगम अनुभव की प्राप्ति कितनी भारी रही है इसकी जांच के लिए क्या कर दो, मूल्यांकन कर दो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम अनुभव केवल एक बीच में मार्ग का काम कर रहा है, बाकी प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन और उद्देश्य क्या है, आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे से इनका गहरा संबंध है कि इसकी पूर्ति कितनी हुई यह बताएगा, कितनी कमी रही उसके आधार पर वापस उद्देश्य का निर्माण होगा। दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसे है दोस्तों, बहुत ही मजबूत है। तो यहां पे मूल्यांकन का जो सीधा संबंध होगा वो किससे हो जाएगा, आपका उद्देश्यों से हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, उद्देश्य कैसे होंगे, प्रश्न ऐसे है कि मूल्यांकन का सीधा संबंध है, तो अगर ऑप्शन में उद्देश्य दे रखे तो उद्देश्य को सही करना। यहां पे अगर ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, मूल्यांकन का सीधा संबंध है शैक्षिक उद्देश्यों से, प्राप्य उद्देश्यों से, विशिष्ट उद्देश्यों से, है ना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। उन शैक्षिक उद्देश्यों को हम सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं, लेकिन पाठ योजना में जो मूल्यांकन का संबंध होता है वो किससे होता है, शिक्षण उद्देश्यों से होता है, जिसे हम प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। यह आपको यहां पे हल्की सी बात पता होनी चाहिए। ये लीजिए आज की कक्षा का आपका अगला प्रश्न, बालकों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। ये कह रहा है कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति, कोई बालक है जो केवल पासबुक लाते हैं और रट रट करके क्या देते हैं, उत्तर देते हैं और परीक्षा को पास कर देते हैं। इस रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक। कैसे प्रश्नों को पूछना चाहिए दोस्तों, तो देखिए निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय ये सारे के सारे रटने वाले मामले हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन यदि रटने की प्रवृत्ति रोकनी है तो कैसे प्रश्न पूछो, बालक को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे पाठ के आधार पर बनता है, उसमें उत्तर भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछें कि महाराणा प्रताप महान क्यों थे,
इसका आंसर देना आसान है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इसका उत्तर बिल्कुल पिंक पॉइंटेड है, बिल्कुल वही होगा जो आप बोलोगे, एक अक्षर में होगा और सही होगा। लेकिन कुछ पूछा जाए महाराणा प्रताप महान क्यों थे, कुछ भी बता देंगे, महाराणा प्रताप शूरवीर थे, ये थे, इतना लोहा पहनते थे, हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर को ऐसे धूल चटाई थी वगैरह वगैरह, है ना, मान सिंह को लड़ाया था वगैरह, कुछ भी आप क्या कह सकते हो उसके बारे में वर्णन कर सकते हो। लेकिन पूछो महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था, अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना भाई, क्यों प्रश्न पूछे, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, ये समझ के आधार पर होते हैं। और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो भी कैसी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी किस पर पूछे जाएंगे, समझ के आधार पर पूछे जाएंगे। ये तो बहुत गरीब प्रश्न है दोस्तों, कई बार करवा चुका हूं कि वाचन करते समय पुस्तक को आंखों से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं भाई, 12 इंच की दूरी पर, 1 फीट की दूरी पर आपको क्या रखनी चाहिए, किताब रखनी चाहिए दोस्तों। 45 डिग्री के कोण पर बाएं हाथ में पकड़नी चाहिए। तो सिंपल सा प्रश्न था। ये देखिए, त्रिभाषाई सूत्र त्रिभाषाई सूत्र में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया, क्या पूछा इसने, किस भाषा को नहीं जोड़ा गया। उत्तर है आपके सामने, एक है आपकी राष्ट्रभाषा, दूसरी है आपके सामने मातृभाषा, तीसरी है आपके सामने आधुनिक भाषा, और चौथी है आपके सामने भारतीय आधुनिक भाषा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था भी, कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषाई सूत्र के ऊपर बल दिया था, है ना, उन त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत जो है ना किसको जोड़ा नहीं गया। तो त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत जो पहली भाषा थी वो तो थी आपकी मातृभाषा भाई। कौन सी भाषा थी, मातृभाषा। दूसरे नंबर पर जो भाषा थी वह थी आपकी आधुनिक भाषा। कौन सी भाषा थी मेरे दोस्तों, आधुनिक भाषा। और अंतिम जो भाषा थी वह थी आपकी भारतीय आधुनिक भाषा। इन 3 प्रकार की भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले जोड़ा गया था मातृभाषा को, फिर जोड़ा गया था आधुनिक भाषा, और तीसरे नंबर पर भारतीय आधुनिक भाषा। तो भारतीय आधुनिक भाषा तो है, आधुनिक भाषा भी है, मातृभाषा भी है। राष्ट्रभाषा को त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया। ए वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भी, ए वाला उत्तर। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा किसे कहते हैं। श्रोता के मनोभावों को, किसके भावों को दोस्तों, मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा किसे कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा एक साहित्य की एक विधा है, जिसके द्वारा व्यक्ति के या श्रोता के यानी कि सुनने वाले के मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित, मन के भावों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कौन सी, गद्य, काव्य, नाटक या कहानी। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, गद्य, नाटक, कहानी सब जगह अपनी जगह पे सही है, लेकिन काव्य जिसको आप कविताएं कहते हो, जिसको आप पद्य कहते हो, जिसके अंदर आप शायरियों को भी जोड़ सकते हो दोस्तों, ये जो कुछ भी पढ़ते हो ये आपके मनोभावों को सबसे ज्यादा क्या करती हैं, प्रभावित करती है। भाई सबको ज्यादा करती है ना भाई। अरे आपने देखा होगा कवि सम्मेलन चलते कोई एक शायरी सुनाता है, वाह 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 के कैसे उड़ जाते हैं लोग, है ना। जबकि शायरी जितनी भी होती है वो कैसी होती है दोस्तों, अर्थहीन होती है ना। वो व्याकरण के अर्थ के आधार, मतलब व्याकरण के आधार पर सही होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर उसको क्या माना जाता है, गलत होती है शायरियां। फिर भी उनकी क्या करते दोस्तों, वाह भाई वाह 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 लूटा जाता है। क्यों भाई, है ना। ये कारण है कि काव्य जो है वो क्या करता है, मनोभावों को सबसे ज्यादा गदगद करता है। कवि सम्मेलनों में भी ये होता है, जैसे कविता सुनाते श्रोता क्या हो जाते हैं, खुश। ओज की कविता पढ़ाई, रियम पवार पढ़ रहे हैं ना, सारे लोग कैसे आ जाते हैं, इतने जोश में आ जाते हैं ना, तलवार दे तो अभी युद्ध के लिए चले जाएं। श्रृंगार की कविताएं पढ़ाते तो क्या होता है भाई, कभी कभी तो ना लोग रुला देते हैं। कुछ सब लोग होते हैं ना भाई, है ना, हाँ किसी का हृदय कमजोर था ना, किसी की वजह से जंकृत हो गया होगा ना, मतलब खंडित हो गया होगा, अरे टूट गया होगा, है ना, नॉर्मल भाषा में ब्रेकअप हो गया होगा ना, उनके सामने आप प्रेम की ना रूठी भरी बातें सुनाओ, वो क्या करेंगे, उछल उछल कर कूद कूद करके गिरेंगे दोस्तों। लेकिन जिनके ऊपर कोई भरोसा नहीं उनको अच्छी नहीं लगती, ये कारण होता है दोस्तों। तो मनोभावों को गदगद कौन करती है दोस्तों, मनोभावों को गदगद करता है आपका काव्य शिक्षण। इसलिए काव्य शिक्षण को पढ़ा करो, ज्ञान को बढ़ाने का एकमात्र माध्यम है दोस्तों काव्य शिक्षण, है ना भाई। काव्य शिक्षण के आधार पर पता चलता है कि आप कितने ज्ञानी और बुद्धिजीवी हो, तो काव्य शिक्षण का ज्ञान भी आपके अंतर्गत होना चाहिए। श्रवण कौशल शक्ति नहीं है, श्रवण कौशल की कौन सी शक्ति नहीं है, कितनी बार मैं ये प्रश्न करवा चुका हूं, बहुत नॉर्मल सा और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो सबसे पहला आता है अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति या बोधन शक्ति या अबोध शक्ति। ये तीनों की तीनों, अंतर्बोध, धारण और बोधन शक्ति, ये जो 3 शक्तियां हैं ये किसकी, श्रवण कौशल की शक्तियां कहलाती हैं। केवल और केवल ये अबोध जो है ना दोस्तों, वह इसकी शक्ति नहीं कहलाती है। इसने नहीं पूछा है, इसलिए आपका उत्तर जो यहां पे सही हो जाएगा वह कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा।
अबोध शक्ति जो होगी वो इसका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्रवण कौशल के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या पूछ रहा भाई, श्रवण कौशल के संदर्भ में असत्य कथन कौन कौन सा है। अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित होती है, सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना, सुनते समय नहीं बोलना, या सुनते समय प्रतिक्रिया देना। असत्य पूछा है भाई। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। श्रवण कौशल से अर्थ ग्रहण सुनने की योग्यता विकसित, सही है भाई। सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना, क्यों नहीं देना भाई, हल्की फुल्की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। सुनते समय नहीं बोलना, ये भी बिल्कुल सही है ना। कोई देखो प्रतिक्रिया देना और नहीं बोलने में अंतर है। नहीं बोलने का मतलब वो बोलता जा रहा है, बीच में बात काट करके आपने स्टार्ट कर दी, बीच में बोलना कहलाता है। तो बीच में कभी प्रतिक्रिया का मतलब जैसे नहीं करते हो आप, लंबी लंबे टाइप कॉल तक बातें करते हो ना, है ना। लड़कियों को देखा होगा ना, आपके कान पे ऐसे ही ना क्या करते हैं, वो फोन को ऐसे लगा करके रख देते हैं और टाइम टाइम पे वहां से ना सामने वाला घंटे घंटे तक बोलता करता है और लड़के धीरे धीरे से अच्छा, ओके, ओहो, ठीक, वाओ, क्या, बस ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। तो सामने वाले को ये गलतफहमी रहती है कि वो ध्यान लगा करके मेरी बात को सुन रहा है, उनको पता नहीं है कि भाई ना वो और कई कामों में लगे हुए हैं और अपने कामों को क्या कर रहे हैं भाई, पूरी करें। विचित्र प्रेम है आजकल का, है ना। देखिए सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना, सुनते समय प्रतिक्रिया देना, ये भी सही है भाई। सुनते समय प्रतिक्रिया देनी चाहिए, नहीं देना गलत है। यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना। ये क्या, सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना, ये असत्य कथन है। सुनते समय क्या करना चाहिए आपको, प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, नहीं देना यहां पे आपका क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। देनी चाहिए, नहीं देना नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों, है ना। यह आपका सही हो जाएगा बी नंबर वाला। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन का महत्व नहीं है। क्या प्रश्न है भाई, मौन वाचन का महत्व नहीं है, नहीं है पूछा है भाई। गहन अध्ययन करना, थकान कम आना, एकल भाव विकसित करना, या स्वर यंत्र सुरक्षित। तो सबसे पहले देखो गहन अध्ययन करना तो ही है, मौन वाचन के द्वारा गहन अध्ययन किया जाता है, तो ये तो इसका महत्व है, ये आंसर नहीं हो सकता। थकान कम आना, बिल्कुल मौन वाचन के द्वारा थकान आपको कम महसूस होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि आपके स्वर यंत्र सुरक्षित रहते हैं, किसी भी स्वर यंत्र को कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ती। थकान कम आना, बिल्कुल थकान कम आती है। तीनों ऑप्शन कट गए, सी वाला अपने आप सही निकल जाएगा। एकल भाव विकसित करना, यहां पे मौन वाचन के अंतर्गत कभी भी बालकों के अंदर यह कला विकसित नहीं की जाती है कि बालक अकेला रहना सीख जाए, उसके अंदर एकल भाव विकसित हो जाए, ऐसा नहीं है भाई। अकेले बैठ करके मौन वाचन करता है, इसका मतलब यह नहीं वो पढ़ने के लिए अकेला हुआ है ना, ऐसे ही सामाजिक तौर पे व्यवहारिक रूप से वह अलग नहीं हुआ है। तो एकल भाव विकसित करना मौन वाचन का महत्व नहीं हो सकता। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। आज गर्मी भी ज्यादा है भैया ना। पाठ्य पुस्तक में से कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए बालक कौन सा वाचन करेगा। यह कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में जब आपको ऐसा कोई कठिन शब्द है जो आपने पढ़ लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस कठिन शब्द को यदि ढूंढना है किताब के अंतर्गत, तो आप किस प्रकार का वाचन करेंगे। सस्वर वाचन करेंगे, त्वरित वाचन करेंगे, गंभीर वाचन, या कोई सा भी। तो बालक, तो लोग ऐसे सोचेंगे अरे यार कठिन शब्द को ढूंढना तो गंभीर वाचन करना पड़ेगा। अरे गंभीर वाचन नहीं दोस्तों, यहां पर जो आपको करना पड़ेगा ना दोस्तों, वह कौन सा करना पड़ेगा, त्वरित वाचन करना पड़ेगा भाई। कौन सा वाचन करना पड़ेगा, त्वरित वाचन। त्वरित वाचन का मतलब तेज गति से पढ़ना पड़ेगा। कठिन शब्दों को ढूंढने के लिए हमेशा बालक कौन सा वाचन करता है, त्वरित वाचन करता है। न वहां पे सस्वर करता है, न गंभीर करता है। त्वरित वाचन आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्न में से वाचन की त्रुटियां हैं। निम्न में से वाचन की त्रुटियां कौन कौन सी दोस्तों, क्षेत्रीयता का प्रभाव, जिसको अपन क्षेत्रीयता का प्रभाव भी कहते हैं। अनुचित गति, यानी कि बोलने की गति जो है ना वो सही नहीं है। अर्थविहीन पठन, पढ़ तो रहा है लेकिन अर्थ नहीं कर रहा है। उपयुक्त सभी, ये सारी की सारी बातें दोस्तों सही है। अर्थविहीन पठन भी वाचन की त्रुटि है। अनुचित गति, ज्यादा धीरे धीरे बोलना भी गलत है, ज्यादा स्पीड से बोलना भी गलत है। बालक के स्तर के अनुसार आपको बोलना चाहिए, उनके अनुसार आपको चलना चाहिए। क्षेत्रीयता का प्रभाव या क्षेत्रीयता का प्रभाव, ये बिल्कुल है ना। क्षेत्रीयता का प्रभाव समझते हो ना आप, जैसे ये लिखा हुआ है प्रश्न, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन इसको कुछ लोग बोलते हैं प्रश्न, है ना। ये क्या है, एक क्षेत्रीयता का या क्षेत्रीयता का प्रभाव कहा जाता है। तो यहां पे ये सारा का सारा उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों अपनी एक आज छोटी सी आनंद भरी, मस्ती भरी और कुछ प्रश्नों के साथ में क्लास। आज मुझे भी गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई है ना, भरपूर हो गई ना। आप ऐप ले नहीं रहे हो, बाकी मुझे ऐसे लगाने का पूरा प्लान, मजाक कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसे लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं है। यदि आपको उचित लगता है तो लीजिए,
वहां पे टेस्ट सीरीज जो है ना मैंने दोस्तों स्टार्ट कर दी है। हर रोज मैं कोशिश करता हूं कि एक आध सब्जेक्ट की, किसी न किसी सब्जेक्ट की मैं दो चार टेस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं। टेस्ट आ रहे हैं, वहां पे मैं अब बहुत ही जल्द है ना इस प्रकार के 50-50 प्रश्नों के सेट की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी भी ऐप के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूं। हां, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह आप सब तैयार रहना। 24 तारीख के दिन मॉर्निंग में मिलेंगे अपन, है ना, 5:30 बजे के आसपास में अपन की क्लास रहेगी, और क्लास रहेगी बहुत ही दमदार, जिन पर शिक्षण वीडियो के लिए 2 से 4 घंटे तक या जितना भी टाइम होगा। अपन शुरुआत का टाइमिंग मुझे पता है, एंड कब होगा राम जाने। जब तक अपने टॉपिक चलेंगे तब तक अपन क्या करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ये मेरी तरफ से जो 1000-2000 बच्चे प्रॉपर और सक्रिय रूप से मुझसे जुड़े हुए हो, उन सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा उपहार है, जो शायद आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पूरी टीम से झगड़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूब पर इतना कंटेंट मत पढ़ाओ आप। मैंने कहा जो होगा जो देखेंगे, लाइव के बाद भले वीडियो को अपन वापस बंद कर देंगे, लेकिन एक बार तो मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन है ना सारे बच्चों को शिक्षण विधियां एक बार तो क्या करनी है, पढ़ानी है। मुझे क्लास लगानी है लंबी, और मैं लगा करके पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो 100% पढ़ाऊंगा, ये बात तय हो गई दोस्तों। तो पढ़ना आपका फिक्स है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आना नहीं भूलें। दूसरी बात, अभी तक आपने यदि शिक्षण वीडियो का ऐप नहीं खरीदा है तो वहां पे जाकर के आप ऐप ले सकते हो। वहां पे मैं बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। वीडियोस, क्लासेस, ई बुक आपको फ्री मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, और प्रश्नोत्तरी जो मैं और कराऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको उसके अंतर्गत मिलेगी। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको वहीं ऐप में मिलेगी, और साथ साथ में जो है ना आपके जो 2100 प्रश्न करवाए थे उनकी पीडीएफ भी मैं आप ऐप के अंदर 2-4 दिन के अंदर ऐड कर दूंगा। और साथ साथ में वहां पे भी मैं टॉपिक वाइज 40-50 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। वो प्रश्नोत्तरी वीडियो क्लासेस में भी होगी, और उस प्रश्नोत्तरी की प्रश्नों का सेट आंसर की के साथ में ऐप में भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मात्राओं की मिस्टेक होना मेरी गलती हो सकती है, उच्चारण या वर्तनी शुद्धि में मेरे मिस्टेक हो सकती है, कंटेंट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यह मेरा वादा है। और मैं 50 प्रश्न आपके सही करवा के रहूंगा, मतलब करवा के रहूंगा। कोई हिला नहीं सकता है, मतलब कोई नहीं हिला सकता है दोस्तों। तो आराम से ऐप लें, मेहनत से पढ़ाई करें। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ में। सकारात्मक सोच, उमंग, उत्साह के साथ में तैयारी करते रहें। मिलते हैं कल फिर ऐसे नए अट्रैक्टिव और शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई राधे राधे।